हेलो गाइस, वेलकम टू मैथोलॉजिक्स। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th। सो इस वीडियो से हेल्प लेने के लिए कोई भी बोर्ड का बच्चा हेल्प ले सकता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम। सबसे पहले जो दिक्कत आती है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मैथमेटिक्स की, अब मुझे पता है कितने सारे बच्चे पास हो करके 9th जिन्होंने क्लियर कर ली होगी वो 10th में गए होंगे। ओके, हाँ, कईयों का बेसिक अच्छा होगा, कईयों का बेसिक अच्छा नहीं होगा, और 90% स्टूडेंट्स होते ही हैं जिनका बेसिक्स अच्छा नहीं होता मैथ्स में, और मैथ्स से उनको डर लगता ही लगता है। और आपको पता ही है 10th का जो सर्टिफिकेट है वो तो हर जगह यूज़ होगा, चाहे आप किसी भी तरह की जॉब लेने जाओ या किसी भी तरह का गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो, हर जगह मैंडेटरी होता है। सो इस साल मेरे इस चैनल से पढ़कर और मुझसे पढ़कर आप अपनी मैथ्स की जो वीकनेस है उसको कवर कर सकते हैं। और यही वीकनेस जो है हो सकता है आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम दे, जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स वगैरह लेते टाइम अगर ये कमज़ोरियाँ रहेंगी तो आपको चीज़ें भी बहुत मुश्किल रहेंगी। ऐसा नहीं कि 10th आप पास नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन बहुत से कंसेप्ट ऐसे मिस हो जाएंगे और रह जाएंगे। और जो है कि 10th में भी आप किसी तरीके से पासिंग मार्क्स जैसे मतलब ला करके आप क्लियर कर लोगे, बट वही चीज़ है, हमें पासिंग मार्क्स नहीं लाने हैं, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। हम पास भी हो जाएं और हमारे अगर 100 का क्वेश्चन का पेपर आया हुआ है तो हम उसमें 90 प्लस मार्क्स लेके आएँ। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक्स से शुरू करेंगे कि इन सवालों को सॉल्व करने के लिए बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ से आती है। आइए, अगर आपको ये बेसिक्स मालूम है तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको बेसिक्स नहीं मालूम है तो आप ध्यान से देखिए कैसे हम करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला सवाल, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 140 है, ठीक है, तो 140 क्या कह रहा है? 140 ये कह रहा है कि मुझे तुम इस तरीके से लिखो कि सबसे छोटे जितने भी सबसे छोटे नंबर्स हैं उनका मल्टीपल करके मैं आ जाऊँ, सबसे छोटे नंबर्स का मल्टीपल करके मैं आ जाऊँ। तो कैसे होगा? क्या है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, ये वाला, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, कि कुछ ऐसे छोटे छोटे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करते करते 140 बन जाए। और वो नंबर्स कैसे हो सकते हैं, वो नंबर्स कैसे होंगे, वो निकालने का तरीका इस तरीके से है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सो पहला सवाल जैसे कि 140 है, 140 को छोड़ो, पहले हम कोई छोटा सा नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा नंबर लेंगे और उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 10, ये 10, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले 10 का प्राइम फैक्टर अगर निकालना है तो हमको ऐसे एक लाइन खींचनी है। ओके, देन 10 को यहाँ रखना है और देखना है कि 10 कोई ऐसा नंबर है क्या कोई ऐसा नंबर है, क्योंकि आप जब बचपन में टेबल स्टार्ट करते हो पढ़ना तो कहाँ से करते हो पढ़ना? 1 से तो करते नहीं हो, वैसे 1 का तो बहुत ईजी है ना, 1 2 3 4 है ना, आप करते हो 2 से, है ना, 2 2 टू द 4, 2 3 द 6, है ना, एंड देन 3 का, 4 का, 5 का। ऐसे हम छोटे छोटे नंबरों से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 10 तक जाएंगे जी। जौन सा मतलब जो भी ये टेबल यहाँ पे जिसका निकालना होगा वहाँ तक हम मूव करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे क्या उसमें है ये नंबर। तो क्या 10 जो है सबसे पहले 2 पे चेक करेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटा टेबल है। चलिए चेक करते हैं क्या 2 के टेबल में 10 आता है? 2 5 द 10 आता कि नहीं आता? तो जहाँ पे आता है, जिस नंबर से हमने निकाला है, मतलब जैसे 2 की पावर 2 में, मतलब 2 की 2 5 द 10, ओके, इस तरीके से हो गया, 2 5 द 10 हो गया, आ गया। अब इसकी बारी खत्म हो गई, ये 5 रह गया। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। क्या 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 4 में भी नहीं आता। 5 का टेबल 5 में आएगा, तो 5 1 द 5। अब हमको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर 1 आ जाए तो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है, नीचे 1 आ जाए तो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। दैट्स मीन 10 के जो सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स थे वो हो गए 2 एंड 5। देख लो आप, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 और 5 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, ये वाला 2 एंड ये वाला 5, ऊपर वाला 2 एंड नीचे वाला 5। मतलब इन चीज़ों को हमने उठा के यहाँ रख देना है। गॉट इट? उसी तरीके से अब हम देखते हैं ये वाला सवाल जिसमें 46 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है, मुझे पता है जो पहले हमने सवाल किया था वो काफ़ी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको इसमें भी प्रॉब्लम आती है, वो सोच ही नहीं पाते कि किस टेबल पे कटेगा, कैसे लोग काट देते हैं ना जल्दी। मैं बताता हूँ कैसे काटते हैं। सबसे पहले देखो, लास्ट में जो डिजिट है क्या है? 6 है। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट वाले डिजिट से कि ये किस टेबल पे कट सकता है।
क्या ये 2 के टेबल में कट सकता है? देखिए 2 के टेबल में वो नंबर कट सकते हैं जो इवन है, जो लास्ट इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इसे बोलते हैं, मतलब लास्ट वाला जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए। इवन का मतलब पता ही होगा आपको शायद, अगर नहीं भी पता तो गूगल कर लेना एक बारी। इवन का मतलब ऐसे मैं यहाँ पर भी बता ही देता हूँ कि जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है। और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। तो इसमें हमको दिख रहा है कि 6 है। क्या 6 2 के टेबल में डिवाइड होता है? हाँ होता है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमको यूनिट देखना है, लास्ट वाला यूनिट डिजिट, और हमको पता लग जाएगा किस पे डिवाइड होगा। पहले हम 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए अब हमको पता नहीं कैसे कहाँ पे डिवाइड होगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। सबसे पहले हम इन दोनों को अलग कर लेंगे, 4 और 6, 46 नहीं, 4 और 6 को अलग कर लेंगे। 4 को अलग कर लेंगे, 6 को अलग कर लेंगे। तो मैंने 4 को अलग कर लिया, 4 को अलग कर लिया। क्या 2 के टेबल में 4 आता है? आता है। किस नंबर पे आता है? 2 2 4। तो 2 2 4, 4 की कहानी खत्म, 4 कंप्लीट। क्या 2 के टेबल में 6 आता है? हाँ आता है। कौन से नंबर पे आता है? 2 3 6, 2 3 6। तो 23 × 2 करोगे तो 46 आ जाएगा, मतलब 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46 आ जाएगा। ओके, क्या 23 किसी टेबल में आता है? अब देख लो, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर आया है तो हो सकता है 3 से डिवाइड हो। चेक करते हैं, क्या 3 के टेबल में 23 आता है? 3 6 are 18, ओके। 3 7 are 21, और उसके बाद डायरेक्ट 23 आ गया है। ओके, 21 के बाद तो सीधा 24 आएगा 3 के टेबल में। 3 8 are 24, है ना, तो मतलब नहीं डिवाइड होगा। सो ये जो 23 है ना, आप करते जाओगे देखोगे किस नंबर पे डिवाइड होगा, तो ये कहीं डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्टली जाके अपने नंबर पे डिवाइड होगा। ओके, सो ये इस तरीके से हो गया। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, जैसे देखिए कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, जैसे ये सवाल है 74th, मतलब 74, इसका निकालना कैसे निकालेंगे? पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। क्या 4 2 के टेबल में डिवाइड होता है? जी होता है, यानी कि 2 पे कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। तो चलिए, ज़रूरी नहीं कि 4 हो तभी कटेगा, 6 हो तब भी कटेगा, 8 भी होगा तब भी कटेगा, अगर 0 होगा तो भी कटेगा। क्योंकि अगर 0 होगा या तो वो 10 बनेगा, या 20 बनेगा, या 30 बनेगा, या कुछ भी बनेगा, 50 बनेगा, 60 बनेगा, 70 बनेगा, तो 2 के टेबल पे कटता ही है। 10 क्या 2 के टेबल पे नहीं कटता है? मतलब 2 के टेबल में 10 आता है, 20 भी आता है, 30 भी आता है ना। आई नो 30 थोड़ा आगे हो गया, बट हाँ हमने 20 तक तो किए ना पहाड़े, तो मतलब 0 होगी तो भी वो 2 के टेबल पे कटेगा। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कटेगा। ओके, दैट्स इट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता। अगर 7 नहीं आता है, लेकिन हमको पता है 2 पे कटेगा ही कटेगा, क्यों? लास्ट में 4 है, तो इसको 2 पे ही काटेंगे। या 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है 2 के टेबल में 7, तो 7 से छोटा नंबर कौन सा आता है 2 के टेबल में? 6 आता है। 6 आता है, किस नंबर पे आता है? 2 3 6, 7 के अंदर 6 गया, कितना बचा? 1। 1 जो 1 है वो आप इमेजिन ये करो कि जो 1 है वो ये 4 के आगे खड़ा है यहाँ पे। जो इसका 7, 2 3 6 गया, 2 3 6 गया, तो जो 1 बचा है वो समझ लो इसने 4 के आगे इसको पकड़ा दिया, कैरी दे दिया इसको, तो ये 14 बन गया अपने आप में। ये देखो ये 14 है। ओके, वहाँ पे लिखना नहीं है आपने 14, बट हाँ आपने इमेजिन कर लेना है। 2 3 6 गया, बचा 1, वो 1 इसने 4 को दिया तो 14 बन गया। क्या 2 के टेबल में 14 आता है? आता है 2 के टेबल 14 आता है। 2 7 14, ये 14 पूरी कहानी खत्म कर दिया ना। 2 7 14 पूरा कंप्लीट हो गया 14। ओके, कुछ बचा ही नहीं। अब 37 की बारी। इसी तरीके से 37 पर अगर करेंगे तो 37 के जो यूनिट डिजिट है 37 का, उसमें 7 आ रहा है। क्या 2 के टेबल में 37 आता है? नहीं आता 2 के टेबल में 37। उसका 37 का जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। तो अगर 7 है यानी कि 37 हो सकता है 3 में आए। चेक कर लेते हैं, 3 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके एंड पे, जिसका यूनिट डिजिट जो है वो होगा 3 6 9 ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे ना 3 है, ना 6 है, ना 9 है। क्या ये 7 पे कटेगा? चेक कर लेते हैं। ओके, कितना होता है? 7 या 21 7 चौका 28 7 5 35 7 6 42 7 5 35 होता है। ओके, सो 7 के टेबल पे अगर हम चेक करें तो ये होता है 7 5 35। ओके, हाँ 7 6 42 होता है, तो नहीं कटेगा 7 पे। अगर आप चेक करते जाएंगे तो ये 37 किसी भी नंबर पे नहीं कटेगा, किसी भी नंबर पे नहीं कटेगा, और ये डायरेक्टली जाके कटेगा 37 पे। तो 37 1 37। ओके, अब कुछ सवाल जो मैं करवाऊंगा तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से लग सकते हैं, बट उतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे नहीं, क्योंकि अब आपको ये मेथड पता लग गया है। अब लास्ट सवाल करेंगे, उसके बाद हम अपने सवाल पे चलेंगे। अब ये वाला सवाल देखिए, 108। इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं।
ठीक है। अब जैसे 46 था, इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 एंड 23। 74 का प्राइम फैक्टर हो गया आपका, क्या हुआ, ये 2 इंटू 37 हो गया। एंड 108 का क्या होगा, चलिए निकालते हैं। सबसे छोटे टेबल पे काटेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। क्या 8 2 के टेबल में आता है? क्यों नहीं आता भाई, आता तो है, आता है। ठीक है, तो कटेगा। पहले हम इसके जोड़े बनाएंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। क्या 2 के टेबल में 1 आता है? क्या 2 के टेबल में 1 आता है? पहले हम चेक करेंगे क्या 2 के टेबल में 1 आता है। 2 के टेबल में 1, 2 अंदर 2 होता है, 2 टू द 4 होता है, नहीं आता। तो हम 1 के साथ 0 को कंबाइन कर लेंगे। अब ये क्या बन गया, अब ये 1 नहीं रहेगा, अब ये 10 हो गया। क्या 2 के टेबल में 10 आता है? क्या 2 के टेबल में 10 आता है? जी 10 आता है। 2 5 10, 2 5 10 कंप्लीट। 10 की कहानी खत्म, रह गया 8। क्या 2 के टेबल में 8 आता है? या 2 4 8, 2 4 8। 108 की कहानी खत्म। अब आ गया 54। अब 54 को चेक करते हैं, यूनिट डिजिट क्या है, 4। 4 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 पे कटेगा। ठीक है, सो क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 2 के टेबल में 5 नहीं आता। सो हम चेक करेंगे क्या 54 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में ये कटेगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 4 है, तो 4 2 के टेबल में आता ही आता है। तो 2 पे काट के देखते हैं। लेकिन क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 2 के टेबल में 5 नहीं आता। लेकिन 2 के टेबल में अगर 5 नहीं आता है तो 5 से छोटा नंबर कोई है? आता है, आता है। 2 के टेबल में छोटा नंबर आता है, क्या है, 4। सो 2 2 जार 4। इसमें गया 4, 5 के अंदर गया 4, बचा कितना, 1। वो जो 1 है वो ये 4 को कैरी दे देगा इस तरीके से। इमेजिनरी सोचो, इसको दे दिया, ये क्या बन गया, 14 बन गया। 514 नहीं है वो है 54 ही, बट वो 14 बन गया। क्यों, जो 1 था उसने उसको दे दिया। अब वो 14 बन गया है, पहले 4 था वो 14 बन गया। क्या 2 के टेबल में 14 आता है? हाँ आता है। 2 7 14। अब आगे 27 की बात, अब आगे 27 की बात। क्या 27 2 के टेबल पे कटेगा? उसका यूनिट नंबर देखो, वो 7 है, 7 है। यानी कि अब ये जो है नंबर 2 के टेबल में 7 आता भी नहीं है, नहीं आता। ओके, सो ये 2 के टेबल में नहीं कटेगा। 2 के टेबल में नहीं कटेगा तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। 3 के टेबल पे चेक करेंगे, देन 4 के टेबल पे, देन 5 के टेबल पे, ऐसे चेक करते जाएंगे। क्या 3 के टेबल पे कटेगा? क्या 3 के टेबल में 27 आता है? चेक कर लो, मैंने कहा चेक कर लो, कर लो। 3 9 27, 3 9 27, हिंदी में 3 9 27, 3 9 27 आता है। तो हमने सबसे छोटे नंबर यानी 3 पे 3 9 27 कट कर दिया। अब बचा नीचे 9। क्या 9 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। 9 2 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता। 9 आता है 3 के टेबल में, जैसा कि हमको पता है 3 3 9। 2 के टेबल में भी नहीं आता ना, तो 3 3 9, 3 पे आता है, तो 3 3 9 एंड लास्ट रह गया 3। 3 आपको पता है सबसे छोटा नंबर हो, 3 पे कटेगा। ओके, यहाँ पे 1 आ गया, दैट्स मीन कंप्लीट। सो 108 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं 1.1 पे। अब ये सवाल जो बच्चों को नहीं आते थे वो बच्चे बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला सवाल, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, 140 का। तो चलिए 140 का करते हैं। सो ये जो 140 का जो सम है, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमको पता लास्ट में 0 आ रहा है, दैट्स मीन 2 पे डिवाइड होगा। मैंने क्या बोला था, अगर यूनिट डिजिट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा तो वो 2 के टेबल पे डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो क्या 2 के टेबल में 1 आता है? क्या 2 के टेबल में 1 आता है? क्या 2 के टेबल में 1 आता है? ये स्टार्टिंग वाला देखो, नहीं आता 2 के टेबल में 1। और 2 के टेबल में 1 से कोई छोटा नंबर है भी नहीं। 2 के टेबल में कोई 1 से छोटा नंबर है भी नहीं। तो 2 के टेबल में अगर 1 से कोई छोटा नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगला कंबाइन कर लेंगे इसके साथ। अब ये 1 नहीं रह गया, अब ये 14 बन गया। क्या 2 के टेबल में 14 आता है? जी आता है, आता है। 2 के टेबल में 7 पे 14 आता है। ओके, किसको नहीं पता 7 पे तो आता है। 2 7 है ना, 2 7 14। और ये 0 है ना, 0 को एज इट इज़ उतार दिया जाता है। ये लॉजिक है कि 0 को एज इट इज़ उतार लो। ठीक है, 0 को एज इट इज़ उतार लो। अभी बन गया 7, 0 70। क्या 2 के टेबल में ये कटेगा? कटेगा, लास्ट में 0 है, यानी यूनिट डिजिट जो है वो 0 है। तो 2 के टेबल पे इसको काटेंगे, देखते हैं कटता है कि नहीं। क्या 7 जो है, पहले हम इसको देखेंगे ऐसे अलग अलग करके। क्या 7 जो है, क्या 7 जो है वो 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। उससे छोटा नंबर सबको मालूम है, 2 3 6, जस्ट उससे छोटा 6 है। तो 2 3 6 हो गया, 2 3 6, बचा कितना, 1। वो 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताया था आपको, कैरी हो जाएगा। कैरी होके वो आगे आ जाएगा 0 के, तो 0 क्या, अब 0 तो रहेगा नहीं, वो बन जाएगा 10। तो वहाँ पे अब 10 है, मैंने लिखना नहीं है, अब हर बार नहीं लिखूंगा, वहाँ पे 10 है। तो 2 के 5 में 10 आता है क्या? आता है। 2 5 10, 2 5 10, वो 10 भी गया। ठीक है, वो 10 गया, हाँ वहाँ दिख नहीं रहा है 10, बट वो 10 ही था, हमने 10 इसको बनाया था। तो अगर आप 35 है, ये 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 ही आएगा, आप चाहे करके देख लेना। अब 35 की बारी, क्या 35 2 के टेबल में आता है? चेक करने के लिए यूनिट डिजिट चेक करो, 5 है, नहीं आता। 2 पे नहीं आता, 3 की बारी,
3 पे नहीं आएगा तो 4 को करेंगे, 4 में नहीं आएगा तो 5 पे करेंगे, इस तरीके से हम करते जाएंगे। क्या अब जो ये 35 है, ये 35 क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं आएगा। क्यों? देखिए यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 तो 2 के टेबल में आता नहीं है। बात रह गई 3 की। क्या 3 के टेबल में आता है? 3 के टेबल में ये 3 तो आ जाएगा, 3 1s are 3, तो 5 अकेला बच जाएगा। यानी कि 3 के टेबल पे ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि देखो 3 1s are 3 हो जाएगा, 3 तो कट जाएगा लेकिन 5 बेचारा अकेला रह जाएगा, और 3 के टेबल में 5 होता नहीं है। तो 4 पे काट के देखो, 4 के टेबल पे भी नहीं कटेगा। 4 8s are 32 हो जाएगा और 4 9s are 36 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। तो ये कटेगा 5 पे। 5 पे वो टेबल कटेंगे, तुमको पता ही है, 5 का टेबल पढ़ते जाओ, 5 0 5 0 5 0 आता रहेगा उसके यूनिट डिजिट पे। देखो 5 10 15 25। अब यहाँ देखो 5 10 15 आपको दिख नहीं रहा होगा। तो 5 के टेबल पे वो नंबर कटेंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है पैटर्न। तब सिर्फ 5 और 0 जब आएगा तो ही वो 5 के टेबल में मतलब वो डिवाइड होगा। ठीक, देख लो 5 का टेबल अगर मैं लिखूँ 5 10 15 20 25 30, आप ये देखो 5 रिपीट हुआ, 0 5 0 5 0, गॉट इट। यानी कि 5 आ रहा है तो मतलब ये 5 पे डिवाइड होगा। तुमने किया 5 7 और 35, पता है ना। और ये 7 अकेला रह गया, 7 किस टेबल में होगा? ना 2 में आएगा 7, ना 3 में आएगा, ना 4 में, ना 5 में, ना 6 में, 7 अपने टेबल पर कट जाएगा। तो 140 के फैक्टर्स क्या आ गए? 140 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 के फैक्टर्स आ गए ये। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब मैंने ऐसा कैसे लिख दिया? कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। अगर 2 2 बार मल्टीप्लाई है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के सिर पे 2। अगर 2 3 बार मल्टीप्लाई है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के सिर पे 3। समझे? मतलब कोई भी नंबर, ये मान लो कोई नंबर है, ये x है, ये जो x है, सॉरी ये जो x है, ओके, ये कोई नंबर है मान लो। अगर इसके सिर पे 5 बार है ना, अगर x के सिर पे 5 है, और कोई भी नंबर मान लो x जो है वो कोई भी नंबर है और उसके सिर पे 5 है, दैट्स मीन हम उसको ऐसे कर सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 2 3 4 इंटू एक्स, 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। वही तो किया हमने। 2 के ऊपर 2 था तो उसको 2 बार खोल दिया, 2 के ऊपर 3 था तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके खोल दिया। ऐसे अगर 2 के ऊपर 4 होता, ये 2 के ऊपर इस तरीके से 4 होता, इस तरीके से ये 4 है तो इसको खोल देते। अगर हम इसको खोल सकते हैं तो इसको हम वापस बंद भी तो कर सकते हैं। अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको वापस ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया है, ये 2 ऐसे खुला हुआ था, इसको मैंने बंद कर दिया, 2 की पावर 2 कर दिया। अगर आप बुक की जो बुक में लास्ट पेजेस पे जो आंसर होते हैं उसमें चेक करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप पेपर में इतना भी करके आ जाओगे, कोई गलत नहीं करेगा, कोई भी नहीं गलत करेगा, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा ये। आइए सो अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप खुद करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, इजी ही है। वही ट्रिक लगेगी, वही मेथड लगेगा जो मैंने बताया है। हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट है बट उतना डिफिकल्ट है नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 3825, तो क्या ये 2 के नंबर पे डिवाइड होगा? यूनिट डिजिट 5 है, यानी कि 2 के नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। चलिए देखते क्या ये 3 पे डिवाइड होगा। अगर ये 3 पे होता है चेक कर लेते हैं। अगर 3 1s are 3 हो जाएगा, ये 3 1s are 3 हो जाएगा, 3 2s are 6 हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 22 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, और 3 5 15, ये 3 पे कटेगा। आइए काटते हैं इसको। 3 1s are 3, ठीक है, 3 के पूरा कंप्लीट, और 3 2s are 6, 8 के अंदर 6 गया, बचा 2 2 2 के आगे लग गया यानी 22 बन गया वो। 3 7s are 21 हो गया वो, बचा 1 और ये बन गया 15, तो 3 5s are 15। कंफर्मेशन करने के लिए आप ये भी चेक कर सकते हैं अगर हमने सही से कटिंग की है या नहीं, तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। ओके, सो नंबर सेम आ रहा है, दैट्स मीन हमारी कैलकुलेशन सही है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से चेक करेंगे क्या ये नंबर 3 पे कटेगा या 2 पे कटेगा। पहले 2 पे चेक करते हैं। अब देखते हैं क्या ये 2 के टेबल पे कट होता है। तो 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, यानी कि 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। और वैसे भी लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 पे नहीं कटेगा, हम वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम 3 पे चेक करते हैं, तो ये 3 के टेबल पे कटेगा। देखते हैं, लास्ट में 5, अगर 3 6 are 12, 3 2s are 6 और 1 बचा तो 15 से कट जाएगा। देखिए 3 4 are 12, 3 2s are 6 और बचा 1 तो 3 5s are 15। अब आगे हमारा 4 2 5 देख लेते हैं। ये तो 2 पे जाएगा नहीं, साफ दिख रहा है। तो ये क्या 3 पे कट हो सकता है?
3 अगर मैं लिखूँ 3 2s नहीं 3 1s are 3 बचा 1, वो 12 बना देगा उसको, 3 4s are 12 और 5 अकेला रह जाएगा, यानी कि ये 3 पे नहीं कटेगा। आप खुद देखो ना, 3 1s are 3 बचा 1 तो वो 12 बन गया, 12 जब 3 4s are 12 हो गया और 5 अकेला रह गया, तो 5 तो अकेला 3 के टेबल में कटेगा नहीं। अब हम चेक करते हैं इसको 4 पे, तो 4 के टेबल पे भी नहीं जाएगा ये, नहीं जाएगा। और अगर 5 के टेबल पे चेक करेंगे तो 5 के टेबल पे ही कट जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। 5 के टेबल में 4 आता है, 5 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता। 4 से छोटा नंबर कोई नहीं है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, बन गया 42। 5 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता, तो 42 से छोटा कौन सा आता है? 40। कितने पे आता है? 5 8s are 40। 42 में से 40 गया, बचा 2 उसने इस 5 को दे दिया, तो 25 हो गया। अब यहाँ पे 25 है, ठीक है, तो 5 5s are 25। ओके, 25 पूरा कट हो गया, काम खत्म। अब बारी इसकी 85 क्या 2 के टेबल में भी नहीं जाएगा, ये नहीं 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये 85 कट होता है। 2 के टेबल पे तो नहीं होगा। 3 के टेबल में 3 के टेबल में अगर देखें तो 3 2s are 6 बचा 2 25 बना देगा, और 3 के टेबल में 25 आता नहीं है, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, ये 5 पे ही जाएगा। तो सिंपल, पहले 8 देखेंगे 5 के टेबल में आता है, नहीं आता। 5 से छोटा 8 से छोटा क्या आता है 5 के टेबल में? 5 ही आता है। 5 1s are 5 बचा कितना? 3 उसने उधर दे दिया, 35 हो गया। 5 7 are 35। 17 एक ऐसा नंबर है जो ना 1 के टेबल पे आएगा ना 2 के टेबल में, वो एक प्राइम नंबर है, मतलब वो खुद के टेबल पे कटेगा सीधा, मतलब वो 1 के टेबल पे कटेगा और अपने खुद के टेबल पे कटेगा। तो 17 ना 2 में आएगा, ना 3 में, ना 4 में, सीधा अपने टेबल पे कटेगा। तो 17 1 और 17। ओके, सो 3825 के हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं, जो कि इस तरीके से हैं 5 5 एंड 17। सो ये फैक्टर आ चुके हैं। तो अब हम अगला सवाल करते हैं। अब जो ये वाला सम है ये आप खुद करेंगे, मैं ये लास्ट वाला सम करूँगा। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। ये है 7429 7429। ओके, अब अगर मैं इस सम को देखूँ, अगर इस सम को मैं देखूँ तो लास्ट जो डिजिट है वो 9 है, तो क्या 2 के टेबल पे कट होगा? नहीं, 2 के टेबल पे कट नहीं होगा। और अगर मैं इसको 3 के टेबल पे काटने की कोशिश करता हूँ, चलिए देखता हूँ, कट भी सकता है क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है 9 है, यूनिट डिजिट। तो 3 2s are 6 हो गया इसमें, और बचा 1, तो ये 14 हो गया। ओके, 3 4s are 12 में से, मतलब 14 में से 12 गया तो बचा 2, तो ये 22 हो गया। 3 7s are 21 में से बचा 1, तो ये 19 हो गया। तो नहीं कटेगा, 3 के टेबल में 19 आता ही नहीं है। 4 पे नहीं कटेगा, 5 पे भी नहीं जाएगा। 5 पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट जो डिजिट है या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 6 पे अगर हम देखें, 6 1s are 6 बचा 1, तो ये 14 हो गया। 6 2s are 12 बचा 2, ये 22 हो गया। 6 3s are 18 19 20 21 22 4 हो गया, ये 49 हो गया। तो 49 भी 6 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये 6 पे नहीं कटेगा। क्या 7 पे कटेगा? 7 1s are 7 7 1s are 7, ये 7 पे भी नहीं कटेगा ना, ये 7 पे भी नहीं कटेगा, और ये 8 पे भी नहीं कटेगा। ये 9 पे अगर करें, 9 1 सो 9 नो, ये 9 पे भी नहीं कटेगा। ये 10 पे भी नहीं जाएगा, ये कटेगा आपका। अगर आप जैसे ही चेक करते हुए जाएंगे, ऐसे बहुत सारे नंबर 11 पे 12 पे 13 पे 14 पे 16 पे, ये कटेगा ही नहीं। ये डायरेक्टली आप चेक करते हुए जाएंगे, कटेगा आपका 17 पे। वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा किस नंबर पे कटेगा, किस पे नहीं कटेगा। ओके, सो ये कटेगा आपका 17 पे। आइए चेक करते हैं। तो ये डायरेक्ट कट होगा 17 के टेबल पे। तो 17 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो 7 और 4 को कंबाइन करेंगे तो ये 74 हो गया। क्या 74 से कोई छोटा नंबर आता है? 17 से कोई छोटा नंबर आता है? 17 से कोई छोटा नंबर आता है? जी हाँ, आता है। 17 से छोटा नंबर जो आता है वो है 68, और वो आता है 4 पे। तो 17 4s are 68। 68 इसमें गया तो बचा कितना? 69 70 71 72 73 74। ओके, तो बचा हमारे पास 6 जो बचा वो इस 2 के सामने लगा, तो बन गया 62। ओके, तो 62 से जस्ट छोटा नंबर हमको चेक करना पड़ेगा। 62 से छोटा नंबर है 51, 17 51 17 3s are 51। ओके, तो 17 3s are 51 जो हो गया, तो हमारे पास बचा कितना? 51 एंड 61 10 और 11, तो हमारे पास आ गया 11। और वो 11 जो बचा हुआ है वो हमारा लग गया 9 के आगे। ये 9 के आगे लग गया है, तो ये अब कितना? 9 नहीं है, ये 119 हो गया है।
क्योंकि 11 बचा था, वो 11 9 के आगे लग गया तो 119 हो गया है। क्या क्या 17 के टेबल में 119 आता है? यानी 119 की बात हो रही है, 119 की बात हो रही है। क्या 119 आता है? आता है। ओके, आता है। 17 7s आर 119। तो ये कम्प्लीटली कट हो गया है। और कट होने के बाद अब हम चेक करेंगे कि किस नंबर पे कटेगा। तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो पहले अगर मैं देखूँ तो ये 2 पे नहीं कटेगा। अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये 3 पे भी नहीं कटेगा, ये 4 पे नहीं जाएगा, ये 5 पे नहीं जाएगा, ये 6 पे जा सकता है क्या? नहीं, 6 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे नहीं, 7 पे भी नहीं जाएगा, 8 पे भी नहीं जाएगा, और ये 9 पे भी नहीं जाएगा, 10 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे ना 11 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं जाएगा। और क्या ये 12 पे जाएगा? 12 पे अगर देखा जाए, नहीं, ये 12 पे भी नहीं जाएगा, 13 पे भी नहीं जाएगा, ये 14 नहीं, 14 पे भी नहीं जाएगा, 15 पे जा सकता है क्या? चेक कर लेते हैं। 15 चौके 60, 15 30 और 13 हो गया, नहीं 15 पे भी नहीं जाएगा। ये 16 पे जाएगा क्या? 32 एंड 42 एंड 43 11 117 16 के टेबल में नहीं ना, 17 के टेबल में क्या जाएगा? ये 17 के टेबल में अगर हम करें तो 17 के टेबल में भी ये नहीं जाएगा। 18 के टेबल में करें तो 18 के टेबल में अगर मैं करूँ तो ये 18 के टेबल में भी नहीं जाएगा। अब रह गया 19, तो ये 19 के टेबल में जाएगा। कैसे जाएगा देखते हैं। तो 19 के टेबल में अगर देखा जाए तो 43 से जस्ट छोटा क्या होता है? 38। ओके, तो ये 19 के टेबल अगर हम देखें तो 19 के टेबल पे कटेगा ये 43 से जस्ट छोटा नंबर क्या है? 38। तो 92 30 से 38 और 38 और बचा ये 5 लग जाएगा 7 के आगे, तो 57 हो गया। आप देख लीजिए खुद, आप देख लीजिए। तो जो ये 90s का हमारा टेबल है, 90s का जो हमारा टेबल है, 90s 2s 38 होता है। तो 90s 2s 38 हो गया, और 38 होने के बाद बचा कितना? 5 जो है 7 के आगे लग गया, तो ये हो गया 57। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, 19 2s 38 बचा 5। ओके, वो 5 7 के आगे लग गया तो 57 हो गया। ओके, और 90s 3s 57 होता है। ओके, अब रह गया ये 23। तो ये 23 जो है ये क्या 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा। 23 किसी नंबर पे भी आप कर लो, कोशिश कर लो, नहीं जाएगा, ये सीधा अपने नंबर पे जाएगा। मतलब 23 पे ही 23 डिवाइड होगा, तो 23 1s 23 कंप्लीट। तो 7429 का आ गया हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वो आ जाएगा अपने पास 17 19 और 23, और ये आंसर हो गया हमारा। सो अब आपने क्या करना है, आपने जो ये फोर्थ सम है 505, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, और ये सेकंड सम 556, ये भी आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जितने भी सवाल मैंने कराए हैं इनमें सबको आपने खुद से प्रैक्टिस करके देखने हैं। जो मैंने कंसेप्ट बताया है, जो मैंने तरीका बताया है, उसको ध्यान में रखकर हर एक चीज़ को फॉलो करना, और जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो चलिए हम नेक्स्ट सम देखते हैं। अब हम बात करें सेकंड सम की। सो ये फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट मैंने आपको शायद बताया था, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो वो कह रहा है कि इनके बीच में रिलेशन ऐसा फाइंड करना है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है उनका प्रोडक्ट और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट वो इक्वल होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसके कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो एक नंबर ए है, मान लो एक नंबर बी है, इन दोनों को ओके जब मल्टीप्लाई करूँ तो ये बराबर हो जाएं एलसीएम के और एचसीएफ के। गॉट इट। अब ये एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम और एचसीएफ में बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ये इन दोनों के नंबर्स का ही एलसीएम होगा और इन दोनों के नंबर्स का ही एचसीएफ होगा, और ये दोनों नंबर्स होंगे। अब नंबर कोई भी हो सकते हैं, ए कोई भी नंबर हो सकता है, बी कोई भी नंबर हो सकता है। सो अब हमने अपने फर्स्ट सम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सम की तरफ। तो सेकंड सम जो है वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, सो ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फाइंड कीजिए और देखिए कि क्या उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है या नहीं। मुझे पता है सिर के ऊपर से निकल गया। सो मैं बताता हूँ क्या कहना चाहता है। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो एक नंबर ए है, ओके, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा और इन दोनों का जो एचसीएफ होगा। ओके, अब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा।
LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बराबर होगा। मतलब इन दोनों नंबर्स का LCM और HCF निकालेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ओके, सो जैसा कि हमारे पास ये सम दिया हुआ है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ये फर्स्ट सम दिया हुआ है, इट इज़ 26 एंड 91। तो हमको इनके पहले नॉर्मली फैक्टर्स निकालने हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी सिखाया था। तो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं इनके। सो 26 एंड 91, 26 एंड 91 के अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या बनेंगे? तो दिस एंड दिस। ओके, अब हम निकालते हैं फैक्टर 26 एंड 91। तो 26 का जो यूनिट डिजिट है ये 6 है। 26 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 26 का जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। तो क्या 2 के टेबल में 6 आता है? क्या 2 के टेबल में 6 आता है? आता है। तो ये 2 पे कटेगा, तो 2 1 2, 2 3 6, 13 का 13। अब ये 91 है, क्या ये 2 के टेबल पे कटेगा? ये 2 के टेबल पे बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो 1 है। 3 पे काट के देखते हैं, 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 9, और 1 जो है वो एज इट इज़ अकेला रह जाएगा, तो मतलब ये 3 पे भी नहीं कटेगा। तो ये किस पे कटेगा? ये किस पे कटेगा? किस पे कटेगा? ये 3 पे नहीं कटेगा, 4 पे नहीं कटेगा, ये 5 पे भी नहीं जाएगा, ये 6 पे अगर हम करें 6 1 6, 31 हो जाएगा, नहीं कटेगा। क्या ये 7 पे कटेगा? क्या ये 7 पे कटेगा? हाँ, ये 7 पे कट जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। 7 1 7, बचा 2, 2 1 के आगे लगा, बना 21, 7 के टेबल में 21 आता है, 3R। सो ये कट गया हमारा 13 पे। सो ये नंबर जो ये 13 पे कट हुआ है, और 13 पे कट होने के बाद अब चेक करते हैं कि 13 किस नंबर पे कटेगा। तो 13 किसी और नंबर पे नहीं कटेगा, 13 सिर्फ अपने ही नंबर पे कटेगा। सो 13 1 13। ओके, सो इनके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं पहले। तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 7 इंटू 13। ओके, अब बात आ गई LCM की और HCF की। तो LCM क्या होता है और HCF क्या होता है? पहले हम बात करते हैं HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर नाम से पता लग रहा है, वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन होंगे। ओके, सो HCF हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, उनको हम लिख लेंगे। मतलब कॉमन का मतलब वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में मैच हो जाएं। ओके, इसमें कौन से नंबर मैच हो रहे हैं? आप ध्यान से देखो, दिख रहा है, साफ दिख रहा है कौन सा मैच हो रहा है? ये वाला मैच हो रहा है, हो गया मैच, यानी HCF हमारा आ गया है 13। HCF हमारा आ गया है 13। ओके, अब बात रहेगी LCM की। LCM, ठीक है, LCM की बात रहेगी। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की फुल फॉर्म होगी, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM निकालने का जो मेथड होता है वो ये है कि जो HCF आपका आया है, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आया है, वो तो आपको लिखना ही लिखना है। मतलब हमारा भी HCF क्या आया? 13 आया, तो 13 तो लिखना ही लिखना है, जो मैच हो गया वो तो लिखना ही लिखना है। लेकिन जो बचे हुए बेचारे 2 लोग हैं, यानी 7 और 2, जो बेचारे मैच ही नहीं हुए, उनको भी आपने लिख लेना है। मतलब HCF आपको इंक्लूड कर लेना है, और जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं उनको लिख लेना है। जैसे 2 बचा है और 7 बचा है, तो 2 एंड 7, ये आपका LCM हो जाएगा। और HCF हो गया 13 और LCM हो गया 13, 2 एंड 7। तो LCM अभी हमारा कंप्लीट हुआ, इनको मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर भी तो निकालेंगे ना LCM का, कि LCM की वैल्यू क्या है। तो 7 दूनी 14, मतलब 7 2 14, और 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 ये कितना होना चाहिए? 42 और 182। ओके, 182, ये बोल रहा है 182। सो अब हमने क्या किया था, ये वाला रिलेशन, कि कोई भी दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा उसके LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं हमारे पास दो नंबर क्या हैं। हमारे पास दो नंबर क्या थे सवाल में? 26 और 91। चेक कर लेते हैं, 26 इंटू 91 होना चाहिए LCM इंटू HCF के, ऐसे ही होना चाहिए। तो हमारा जो LCM है वो कितना आया है? LCM की जगह 182। HCF में क्या आया है? HCF की जगह HCF पुट कर देंगे, HCF हमारा 13 आया है। और हमारा 26 और 91 क्या हो जाएगा? 26 और 91 क्या होगा मल्टीप्लाई करके? चेक कर लेते हैं, 26 और 91, 26 5,
तो आपका ये आ गया 6,6,3,2, तो ये आ गया 2,3,6,6, ये आ गया 2,3,6,6। और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये कितना आता है। सो 182 एंड 13 को जब मल्टीप्लाई किया 6, ओके, ये भी 2,3,6,6 आ गया। वैल्यू सेम हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो रिलेशन हमारा बन गया। हमने यही करके दिखाना था। पहले हमने फैक्टर्स निकालने थे और फिर हमने ये रिलेशन प्रूव करना था कि क्या ये रिलेशन सच में इक्वल टू होता है, तो हमने ये कर दिया। ऐसे ही हम अब देख लेते हैं आगे कौन सा सम। ये कर दिया। अब हम ये करते हैं 510 एंड 92 वाला, 510 एंड 92 वाला सम, इसको करते हैं 510 एंड 92, 510 92। सो थोड़ा अच्छे से कर लेंगे ना तो बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है यार। जब आप अपनी फेयर कॉपीज़ भी बनाओ ना तो इसी तरीके से बनाओ, ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से, एक बढ़िया इंप्रेशन भी पड़ता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है ना। पढ़ाई को थोड़ा ना एंजॉय करके पढ़ो यार, थोड़ा फिर पता लगता है कि हाँ कि कितना मतलब इन्जॉयफुल हो सकती है पढ़ाई, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, ठीक है। हम लोग तो अपनी कॉपीज़ वगैरह जो है बहुत अच्छे तरीके से फेयर कॉपीज़ को बनाया करते थे। जो भी है आप भी थोड़ा करो, और एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही स्केल का इस्तेमाल करके ही सारी चीज़ें करनी है, ओके। रफली कर सकते हो बट टाइम बचाने के लिए थोड़ा, और एग्जामिनर जो हैं जो एग्ज़ाम को चेक करते हैं उनको मतलब ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जितना आपका पेपर नीट एंड क्लीन होगा उतना ही वो अच्छे मार्क्स आपको देंगे, ओके। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और वो मैं आपको धीरे धीरे बता ही दूँगा कि पेपर भी कैसे अटैम्प्ट आपने करना है, ओके। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये 510 एंड 92, इन दोनों के पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालते हैं 510 का। 510 का जो यूनिट नंबर है वो 0 है यहाँ पर, तो ये 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 पे डिवाइड होगा। तो 2 पे डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 5 को देख लेते हैं। तो 2 2 ज़ार 4, है ना, 2 2 ज़ार 4, बचा क्या बचा 1, वो 1 चला जाएगा 1 के आगे, 11 हो गया, ठीक है। तो 2 5 ज़ार 10, बचा 1, 11 में 10 गया तो बचा 1, वो 1 आ गया, 0 के आगे लग गया, 2 5 ज़ार 10। मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा कुछ लोगों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा, ओके। सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। 510 था, ओके। मैंने ऐसे किया, मैंने कहा इस तरीके से, ठीक है। मैंने कहा ये 2 2 ज़ार 4 हो गया, ओके। ये 2 2 ज़ार 4 हो गया। तो जब ये 4 हो गया तो बचा 1। ये 1 जो है इमेजिनरी 1, ये हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे ये वाला। अब ये 11 है, अब ये क्या है, ये 11 है, ये 11 हो गया, ओके। ये 11 हो गया है, जस्ट 1 मिनट, ओके। ये 11 हो गया है। ये 11 होने के बाद 2 5 ज़ार 10, ओके। 2 5 ज़ार 10 हो गया, 11 में से 10 गया तो बचा 1, वो 1 इसके आगे आ गया, 10 के आगे। तो 2 5 ज़ार 10 पूरा कंप्लीट, तो 255 आ गया, वही हमने लिखा है। अब आगे इसको काट लेते हैं। क्या 2 के टेबल पे कटेगा? 2 के टेबल पे कैसे कट सकता है, यूनिट डिजिट तो 5 है, कटेगा ही नहीं। 3 के टेबल पे कटेगा, देख लेते हैं। 3 के टेबल पे 3 8 ज़ार 24, और बच्चा जो 1 है वो 5 के आगे लग गया तो 15 हो गया, तो 3 5 ज़ार 15। अब आगे बारी 85 की। 85 2 पे भी नहीं जाएगा, 85 नहीं 3 पे भी नहीं जाएगा। अगर 3 पे करेंगे 3 2 ज़ार 6, बचा 2, तो वो 25 हो जाएगा, और 3 के टेबल में 25 आता नहीं है, ओके। सो 3 के टेबल में 25 आता नहीं है। अब बचेगा ये कटेगा 5 पे, 5 के टेबल पे कटेगा, 5 1 ज़ार 5, बचा 3, वहाँ पे 35 हो गया, तो यहाँ 17, और 17 अपने टेबल पे कटेगा। तो 510 का हमारे पास फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ओके। 92 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 2 पे डिवाइड होगा, ज़रूर होगा। 2 4 ज़ार 8, बचा 1, 12 हो गया, 2 6 ज़ार 12, 46 आ गया, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 23 किसी टेबल पे नहीं कटेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, देख लेना करके। 23 अपने ही टेबल पे कटेगा, 23 पे। सो 92 का फैक्टर आ गया 2 23, 2 23, ओके। इसका HCF निकाल लो, HCF क्या बनेगा इसका, देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ओके।
3 है, इसमें 3 तो कहीं है नहीं, 5 भी नहीं है, 17 भी इसमें कहीं नहीं है, तो और कुछ मैच हुआ ही नहीं। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या होगा? 2 तो आ ही जाएगा। एचसीएफ तो इंक्लूड करना ही करना है, एचसीएफ तो इंक्लूड करना ही करना है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं जो मैच ही नहीं हुए, या बाकी जो बचे हुए नंबर्स कह लो वो मैच ही नहीं हुए, उनको भी लिख लेना है। तो ऐसे लिख लेंगे ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, 2 हो गया, 23 हो गया। ओके, सो अब ये का तो हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो आई है 23460। अब एलसीएम भी आ गया है, एचसीएफ भी आ गया है, रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन क्या था? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 था, यस 92 होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 510 एंड 92, ओके, सो 510 एंड 92, तो 510 एंड 92 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो वैल्यू आएगी हमारे पास 46920। ओके, आप खुद चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके। वैसे तो आपको एग्जाम में खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप खुद से कीजिएगा। ओके, सो एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू भी मैं देख लेता हूँ। एचसीएफ 2 है, दिस इज़ 2, और एलसीएम हमारी क्या है? 2346, नॉट 00, इट इज़ ओनली 0। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही आएगा, 46920। दोनों वैल्यू सेम हो गई और हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ओके, हमारा सवाल हो चुका है कंप्लीट। तो रह गया अपना थर्ड सम, दिस वन, ये वाला। तो ये आपने खुद करना है, ये मैं नहीं करूँगा। ओके, ये आप लोग खुद करोगे, और करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि हाँ आपने ये कर लिया है। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। सो थर्ड सम क्या कह रहा है? थर्ड सम क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो कह रहा है खाली इन तीन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके दे दो। हमको कोई रिलेशन नहीं फाइंड करना, कोई कुछ फाइंड नहीं करना, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके दे दो। करते हैं पहला सवाल, 12, 15 एंड 21। ओके, तो मैं इसके लिए लिख लेता हूँ। सो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है हमने 12 का, 15 का और 21 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम 12 के फैक्टर्स को निकालेंगे। तो 12 के अगर फैक्टर्स को निकाला जाए तो 12 कटेगा 2 पे, तो 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। मुझे पता है अब आप लोगों को कैलकुलेशन आ चुकी होगी, तो मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप समझ जाओगे। ठीक है, सो ये 15 है, यूनिट डिजिट 5 है, यानी 3 पे कट सकता है या 5 पे कट सकता है, मतलब इस टेबल पे कटेगा। पहले 3 पे देखते हैं। 3 5 are 15, कट गया 5, मतलब 3 के टेबल पे कट गया। ओके, बचा 5, तो 5 1 are 5। ओके, 21 की बात आ गई। 21 आएगा आपका 3 पे कटेगा, 7 पे, और ये 7 पे। ओके, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए? 12 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर्स क्या आ गए? 3 इंटू 7। ओके, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड कर लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा अपना ये और ये, जो तीनों में कॉमन होगा। मैंने बताया था ना कॉमन फाइंड करना होता है, तो जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 3। हमारा एलसीएम क्या हो गया है? एलसीएम क्या हो गया है? 3 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब जो एचसीएफ आएगा वो तो रहेगा ही रहेगा। बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं वो लिख लो। तो हमारे पास बचे हुए नंबर क्या है? एक ये 2 बचा है, एक ये 2 बचा है, एक ये 5 बचा है, एक ये 7 बचा है। ओके, तो हमारे पास हो गया। हमने जो भी नंबर्स कॉमन देखने हैं वो नंबर तीनों में होने चाहिए, मतलब 12 के फैक्टर्स में भी, 15 के फैक्टर्स में भी, 21 के फैक्टर्स में भी। तो जैसे इसमें 3 था, इसमें 3 था, इसमें 3 था, तो ये मैच हो गया। बाकी कोई मैच ही नहीं हुआ, तो जो मैच नहीं हुआ वो हम वो लिखेंगे। एलसीएम करते समय हमने एचसीएफ तो लिख ही लेना है, एचसीएफ नंबर तो लिख ही लेना है, साथ में जो बचे हुए नंबर्स हैं वो लिख लेंगे। 2 2, ये दोनों 2, और ये 5 और 7। और अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा? अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ, 7 5 are 35, 2 70, 70, 2 140, 140, 420। आई डोंट नो सही कैलकुलेशन की है या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन थी। सो ये 420 आ गया, और एचसीएफ 3 आ गया, ये 420, इट इज़ 420। ओके, सो हमने एचसीएफ निकाल लिया, हमने एलसीएम भी निकाल लिया, दोनों निकाल लिए, बस इन्होंने यही पूछा था। और एक बार हम चेक भी कर लेते हैं पीछे आंसर में। एक मिनट, इसमें कहाँ पे है ये? 1.1 हमारा थर्ड सम। एलसीएम आ गया 420, एचसीएफ आ गया 3। ओके, सो हमारा ये देखिए, एचसीएफ था 3,
सो HCF आ गया हमारा ये 3 और LCM आ गया 420, जो कि हमारा 420 निकला था LCM। ओके, सो मतलब हमारा सम सही है। अब हम बाकी कैसे ही सम करेंगे। ये तो हो गया है। अब इसको देखते हैं और ये वाला आप खुद करोगे, ये वाला आपने खुद करना है, ये वाला मैं करवा देता हूँ एंड देन ये वाला सम देखेंगे। चलिए, सो सेकंड सम में क्या है, 17 है, 23 है एंड 29 है। ओके, 17 है, 23 है एंड 29 है। चलिए देखते हैं। ओके, 17 है, क्या क्या नंबर है, 17, 23 एंड 20। सो मैंने सम्स को उतार लिया है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो 17, जो हमारी 17 है, अभी हम देखेंगे कौन से नंबर पे कटेगा। क्या 2 के टेबल पे कटेगा ही नहीं, 3 पे नहीं कटेगा, 4 पे भी नहीं कटेगा, 5 पे तो जाएगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, 9 2 18 क्रॉस हो गया, मतलब 10 पे भी नहीं जाएगा, 10 से सीधा 20 आ जाएगा, 10 20 30 है ना, 11 पे 22 के बाद 33 44, 12 पे भी नहीं कटेगा, 15 पे नहीं कटेगा, 16 पे नहीं कटेगा, अपने टेबल पे कटेगा ये 17 पे। तो 17 1 17। ओके, 17 1 17। ओके, अब बात आ गई 23 की। 23 भी किसी टेबल पे नहीं कटेगा, ये कटेगा अपने टेबल पे। ओके, इसकी कहानी भी ख़त्म। 29 भी अपने ही टेबल पे कटेगा, ये किसी भी टेबल पे नहीं कटेगा। 29 सिर्फ अपने टेबल पे कटेगा और किसी टेबल पे नहीं कटेगा। अब इनके फैक्टर्स लिख लो। 7 के फैक्टर्स क्या आ गए, 17, सॉरी दिस इज ये 17 था, 17 के फैक्टर आ गया 17। 23 के फैक्टर्स क्या आ गए, 23 आया है। 29 के फैक्टर्स क्या आ गए, 29 आ गया। अब ये क्या हुआ, ये तो अकेले अकेले आ गए हैं, इनके साथ में तो कुछ आया ही नहीं बिल्कुल। जब ऐसे कोई चीज़ आ जाए ना, मतलब कोई भी नंबर्स का अगर हम ऐसे फैक्टर्स निकाल रहे हैं और वो उसका बस एक ही फैक्टर आया, मतलब खुद का नंबर, तो उसके साथ में आपने एक और फैक्टर लगा लेना। कौन सा, ये जो 1 वाला है ना, ये 1 वाला, इसको भी आप ऐसे कर दो, 1 1 1। 1 के टेबल, 1 तो 1 के टेबल पे जाएगा, जैसे ये 23 अपने टेबल पे गया था, 1 1 के टेबल पे चला जाएगा, ये 1 1 के टेबल पे चला जाएगा। ओके, तो यानी कि जब भी ये ऐसे नंबर आए एज इट इज़, 17 = 17, 23 = 23, 29 = 29। ओके, मतलब इस तरीके से अगर फैक्टर्स आएँ तो कभी उनको ऐसे अकेला मत रखना, उनके साथ में एक को लगा देना। आप देख लो, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 17 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 17 1s = 70, 23 1s 23, 29 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29 आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो अब इसमें हम HCF फाइंड करेंगे और LCM फाइंड करेंगे। तो HCF अगर मैं बोलूँ इसमें क्या है, HCF क्या है अपना, HCF क्या है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ये आ गया HCF, गॉट इट, दिस इज HCF। अब बात आ गई LCM की। LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, सिंपल, वेरी सिंपल, 1 तो होगा ही होगा और साथ में जो बचे हुए नंबर्स है, यानी 17, 23 एंड 29, इन नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे और जितना आएगा वही हमारा LCM होगा। मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ इनका क्या वैल्यू आएगी। सो जो इनकी वैल्यू आई है वो आई है ये 11339, 11339। ओके, और बस हमने यही फाइंड करना था। हमारे पास HCF की वैल्यू आ गई, हमारे पास LCM की वैल्यू आ गई। और एक बार हम चेक कर लेते हैं, मैं अपनी बुक में लास्ट में जाके चेक कर लेता हूँ। सो ये हमारे सम्स हैं और LCM क्या था हमारा, यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, LCM था हमारा 11339, सो ये वाला सम था 11339 और HCF हमारा था 1, जो कि हमारे यहाँ निकल आया है। ओके, सो ये सम भी हमारा हो गया है। ओके, और जो रह गया लास्ट वाला सम, वो मैंने जैसे कि आपको बताया, लास्ट वाला सम वो आपको ही करना है। ओके, ये वाला आपको ही करना है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ईजी ही है। ओके, हम चलते हैं फोर्थ सम पे। ये भी बहुत अच्छा सम है ये, ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये पेपर में आ ही आए। सो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको ध्यान से देख लेना, और बहुत ईजी भी है, बहुत ईजी कंसेप्ट है इसका। इसको करने से पहले ना मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो मैथ का बेसिक्स होता है, कई बच्चों को नहीं मालूम होता है। सो वो बेसिक्स आपको थोड़ा पता होने चाहिए, क्योंकि मैं देखो क्वेश्चन करवाने पे डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले आपको बेसिक्स करवाऊंगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए, कि अगर मान लो, अगर हमारे पास कोई भी ऐसे वैल्यू है, A है, B है, ओके, और इक्वल टू C के है। अगर A और B वैल्यू इज इक्वल टू C है, तो अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी है और मुझे B की वैल्यू गिवन है, मतलब B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो B की वैल्यू 8 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ। मान लो मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो जो
जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना, उसको हमको इक्वल टू के एक तरफ रखना होता है, उसको हमको इक्वल टू के एक तरफ रखना होता है। मतलब जिसकी हमको वैल्यू निकालनी होती है उसको हमको इक्वल टू के एक तरफ रखना होता है, बाकी चीज़ों को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना होता है। ये समझ लो, मुझे पता भी कन्फ्यूजिंग लग रहा है लेकिन इसको समझो, बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, ए की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी c/8। c/8 नहीं समझ आया, मुझे पता था नहीं समझ आएगा। तरीका ये है, अगर कोई नंबर ऐसे हो a इंटू बी इज इक्वल टू सी है ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये जो b है ना, b जो है a के साथ मल्टीप्लाई है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, दैट्स मीन ये मल्टीप्लाई है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, दैट्स मीन ये मल्टीप्लाई है। और जो b है वो कहाँ जाएगा, वो इक्वल टू के नीचे, मतलब ये c के नीचे आ जाएगा यहाँ पे। यही तो मैंने किया, मैंने 8 जो था 8 को नीचे ले आ दिया c के, मतलब ये b जो है ये c के यहाँ नीचे चला जाएगा। देख लो, b को मैं नीचे c के नीचे ले गया बटे में, ओके। और एक और चीज़ हो सकती है, अगर कोई वैल्यू ऐसे हो b बाय डी कह लो, b बाय डी इज इक्वल टू x है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकती है। क्या हो सकती है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगी x d, ठीक है। मतलब यहाँ से वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, अगर उधर वैल्यू होगी तो वो उसके नीचे आ जाएगी, और अगर नीचे होगी तो उधर चली जाएगी। देखो, जैसे ये b इधर था, ये b इधर था, ये b जो इधर था वो c के नीचे चला गया, मतलब c बटा b हो गया, है ना, c के नीचे आ गया। अब ये b वापस भी तो जा सकता है, यहाँ पे ये b वापस भी तो जा सकता है, तो c इज इक्वल टू ab हो जाएगा। सेम थिंग, d उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया dx, तो ये d वापस भी तो आ सकता है इसके नीचे, b के नीचे, ये d वापस भी तो आ सकता है b के नीचे, देखो जैसे ये है। सो कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज़, कोई भी नंबर डिवाइड में है एक तरफ, और उसको अगर आपने दूसरी तरफ लेके जाना है, इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वो ऊपर वाले, है ना, जो उस तरफ वाला नंबर है उसमें जाके मल्टीप्लाई होगा। और अगर वो मल्टीप्लाई है उस नंबर के, मतलब इक्वल टू के एक तरफ मल्टीप्लाई है, और अगर आपने इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो सिंपल सी चीज़ है, वो अगर मल्टीप्लाई है तो वो जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा। एक ही रूल याद रखने का तरीका इसका ये है, ये आपका इक्वल टू है, ये बड़ा सा इक्वल टू है, ओके। अगर मल्टीप्लाई है तो वो उस तरफ जाके डिवाइड होगा, ठीक है। अगर वो डिवाइड है तो वो, अगर वो डिवाइड है, ठीक है, यानी अगर वो बटे में नंबर है, ठीक है, तो वो इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा। क्या समझे, अगर वो मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में जाएगा, अगर वो डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, यही रूल है, ठीक है। सो अगर मान लो इस तरीके से, अगर मान लो कोई नंबर इस तरीके से 3a इज इक्वल टू 6, 3a इज इक्वल टू 6, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो a को तो मैंने, a की वैल्यू तो मैंने निकालनी है, 6 तो उसी तरफ रहेगा, ठीक है। 3 जो है वो a की तरफ है, मैंने कहा जो हम, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है उसको एक तरफ रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। आप इस तरीके से समझो, आप इस तरीके से समझो कि नंबर्स को एक तरफ लेके जाना है, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे एक्स हो, कुछ भी हो, उसको हमने एक तरफ रखना है। यानी ए को हमने एक तरफ रखा, अब जो 3 है उसको हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, जिस तरफ नंबर्स है। 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 क्या होगा, ये क्या बताया था, जो मल्टीप्लाई होगा वो किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई है, 3 ये वाला मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड नहीं हो जाएगा, यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ओके। यानी 6 को जाकर डिवाइड कर देगा तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 3, 3 2 6, तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, ओके। ए की वैल्यू 2 आ गई, वैसे तो यार 2/1 है, 2/1 है, लेकिन 1 की वैल्यू तब कुछ नहीं होती जब वो नीचे होता है, जब वो डिवाइड रहता है, किसी चीज़ को डिवाइड करता है 1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, एज इट इज़ हम उसको ऊपर वाली वैल्यू लिख देते हैं। बट ये चीज़ अलग है, ये 1/2 ही रहेगी, ये 1 नहीं हो जाएगी। जब इस तरीके से है तब इसको हम 2 लिख सकते हैं, गॉट इट। अगर नीचे 1 लिखा है तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ ऊपर वाली ही होगी, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, चाहे 100 ही क्यों ना हो, 100 के नीचे 1 लिखा है, दैट्स मीन 100 ही है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ओके। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम सवाल पे चलते हैं। सो सवाल में वो क्या कह रहा है, फोर्थ सम में, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। उसने हमको HCF दे दिया है, HCF उसने दे दिया है, क्या दिया है, 306 और 657 का 9 है, ठीक है। और क्या दिया उसने हमको LCM बोला है, फाइंड द LCM। LCM जो है वो हमको फाइंड करना है, वो हमको मालूम ही नहीं क्या है, वो हमने फाइंड करना है, ओके। और दोनों नंबर्स भी उसने यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए हैं, 306 एंड 657, 306 एंड 657, ठीक है। यहाँ पर भी 306 एंड 657, यानी जो दोनों नंबर हैं वो है 306 एंड 657। हमने एलसीएम फाइंड करना है ना, सिंपल है, बहुत ईजी है। हमको पता है कि जो इनका रिलेशन होता है, इन ये दो नंबर्स का रिलेशन और इनका रिलेशन क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होते हैं। लिख लेते हैं हम, 306 इंटू, है ना, 657 इज इक्वल टू HCF होता है, ओके, इंटू LCM होता है,
अब तक कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही लिखा, जो अब तक हमने पढ़ा वही लिखा है। ओके, हम देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है। फिलहाल इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखते हैं 306657। ओके, और HCF की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पे 9। LCM हमको पता करना है क्या है, LCM तो हमको पता ही नहीं है, तो LCM को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, अब हमने LCM पता करना है, ओके, और 9 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में। LCM को हमको पता करना है तो LCM को एक तरफ रखना पड़ेगा, और जितने नंबर्स हमको एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो 9 है ना, ये 9 ये LCM की तरफ है। मैं चाहता हूँ जितने नंबर्स हैं वो एक तरफ हो जाएं, और जो चीज़ हमको नहीं मालूम है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, वो एक तरफ हो जाए। LCM को एक तरफ रखना है, ठीक है, और जो नंबर्स उनको एक तरफ रखना है। तो 306 × 657। ओके, ये नंबर तो इस तरफ है ही, मतलब लेफ्ट साइड तो है ही ये नंबर, ठीक है। ये जो 9 है, ये के साथ मल्टीप्लाई में है, LCM के साथ मल्टीप्लाई में है। इस 9 को मैं इक्वल टू के उधर लेके जाना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड लेके जाना चाहता हूँ। तो LCM के साथ अगर ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू के उधर जाके कहाँ जाएगा, क्या बताया था मैंने, डिवाइड में जाएगा। यानी कि ये जो 9 है ना, वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे पूरे को डिवाइड करेगा, वो पूरी वैल्यू को डिवाइड करेगा। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती उसको आप 9 से डिवाइड कर देते, चाहे मैंने 306 इंटू मल्टीप्लाई 657 को डिवाइड कर दिया 9 के साथ, तो ये पूरा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे मैंने आपको इमेजिनरी दिखा दिया था। सो ये 9 क्या हुआ, ये 9 आके नीचे आ गया, 9 ने आके पूरे को डिवाइड कर दिया, और LCM उधर अकेला रह गया। गॉट इट? यहाँ तक कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ईजी तरीका था, जो मैंने यहाँ बताया था मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होता है, वही हमने यहाँ पर किया। 9 जो था मल्टीप्लाई था इसके साथ, ये 9 आ गया इसके नीचे और ये डिवाइड हो गया, LCM अकेला रह गया। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लेंगे, आराम से। चलिए, ये 9 है, ये 306 है। तो अब हम दोनों को कटिंग करते हैं, तो मैं करके देखता हूँ। ये 9 है और ये 306 है, ये भी 3 पे कटेगा, ये भी 3 पे कटेगा। तो 3 आर 9, ओके, 3 के टेबल पे कट गया ना, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, 0 का 0, 3 2 आर 6, ओके, 102 आ गया। ओके, फिर से कट जाएगा ये, 3 1 आर 3, ओके, 3 3 आर 9, 10 के अंदर 9 गया, ये वाला 3 1 आर 3, और ये 3 3 आर 9, 10 के अंदर 9 गया, बचा 1, वो 1 ये 2 को मिला, इसके आगे ये 12 हो गया। तो 3 4 आर 12, 3 4 आर 12, 3 4 आर 12। अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो आप पहले एक कोई वीडियो मैं बना दूंगा यूट्यूब पे, आप उसको देख लेना कटिंग कैसे की जाती है। मैं आपको यहाँ पे रफली करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये 102 था, सॉरी ये 306 था, ओके, और ये 9 था, ओके। तो मैंने क्या किया, इसको भी 3 पे काट दिया, 3 के टेबल पे 3 3 आर 9, फिर इसको भी काटना पड़ेगा 3 के टेबल पे, 3 1 आर 3, 0 का 0, 3 2 आर 6। अब इस 3 से इसको पूरा काट दूंगा, 3 से काटा पहले इसको मैंने, 10 को, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 9 इसके अंदर क्या बचा, कितना 1, वो 1 इसने इसको दे दिया, ये कितना बन गया, ये 12 बन गया। तो 3 4 आर 12, गॉट इट? तो 34 आ गया, ये मैंने आपको समझाया है, ओके। ये जो कैलकुलेशन की है यहाँ पे हमारा 34 है, 657 है, तो हमारा आ गया 34 इंटू, ओके, 34 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM, ओके। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारी LCM की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी 34 इंटू 657, इसकी वैल्यू आ जाएगी 22338, इसकी वैल्यू आ जाएगी 22338 इज इक्वल टू LCM। LCM उधर है, आप इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। LCM इज इक्वल टू 22338, आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है, LCM को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। LCM की वैल्यू निकल आई 22338। एक बारी चेक कर लेते हैं, सही वैल्यू आई भी है या नहीं, ठीक है। सो वैल्यू आ गई, LCM आ गया, फोर्थ सम था 22338, ओके, 22338। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। तो अगर 6 की पावर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखें, नेचुरल नंबर वो होते हैं जैसे 1 2 3 4, है ना, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर हम 6 की पावर 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 रखेंगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, ओके। 6 की पावर अगर 3 रखेंगे 36, ओके, 36 और 6, तो 6 ही आ रहा है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आ रहा है। अगर 36 की पावर 4 होगी, आई मीन 6 की पावर अगर 4 होगी तो 36 इंटू 36, हाँ 36 इंटू 36, तो भी 6। तो यूनिट डिजिट पे कभी भी ना, जो यूनिट डिजिट जो है, मेरा कहने का मतलब इस तरीके से है, कि अगर
6 की पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा। 6 की पावर, उसने क्या बोला है, उसने देखो क्या बोला है, उसने बोला है 6 की पावर अगर n हो, ये छोटा सा n है, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। अगर 6 की पावर 1 रखेंगे, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर 6 की पावर 2 रखेंगे हैं तो 6 × 6 36 है ना, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। 6 की पावर 3 रखेंगे, 6 × 6 × 6, 36 को 6 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, 36 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, जब हमने 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया 216, ओके 216। तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, उसने बोला लास्ट डिजिट का कभी 0 से खत्म होगी, अब तक तो 0 आया नहीं। अगर इसकी पावर 4 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 36 × 36 हो जाएगा, है ना, वही हो जाएगा ना, 6 × 6, 6 × 6, 6 × 6 36, 6 × एक और 6 36, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 6, लास्ट डिजिट तो हमेशा 6 ही आएगी, मतलब 6 के टेबल में जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 आती रहेगी, आती रहेगी। सो लॉजिक कुछ ऐसा है, लॉजिक कुछ ऐसा है कि सोनिया और रवि, लॉजिक कुछ ऐसा है कि रवि और सोनिया जो हैं वो सेम पॉइंट पे तब मिलेंगे जब उनका जो सबसे कम टाइम जो है, मतलब उनका जो सबसे कॉमन टाइम है, सबसे कम वाला, ओके, वो मैच हो जाएगा। तो HCF जो है वो 2 × 3 = 6 आ गया, तो HCF का कोई काम नहीं है। LCM क्या होता है, LCM होता है सभी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। LCM क्या होता है, सभी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। 3 और 3 मैच हो गया था, 2 और 2 मैच हो गया था, चलो वो तो HCF आ ही गया, ठीक है। लेकिन 3 और 2 जो अकेले रह गए हैं वो भी तो, उनकी पावर भी तो 1 1 है, उनकी मैक्सिमम पावर तो 1 और 1 है ही, ओके। तो सभी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो इस सम का लॉजिक कुछ इस तरीके से कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करेगी और रवि 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो जल्दी कौन चक्कर कंप्लीट करेगा, सोनिया ही करेगी, क्योंकि वो 18 मिनट में करती है चक्कर को कंप्लीट, पूरे एक राउंड को। सो बात ये है कि जो LCM है, LCM क्या होता है, LCM एक्चुअली जितने भी हमारे नंबर्स हैं ना, उनकी जो मैक्सिमम पावर है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अगर हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं दोनों का, और उनमें हम जैसे 2 और 2 मैच हो गया तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 और 3 मैच हो गया तो 3 की पावर 3 हो गया, वो सब तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। बाकी जो छोटे बचे हुए नंबर है जिनकी पावर सिंगल है, जैसे 3 की पावर 1 है, इस वाले 3 की पावर 1 है, इस वाले 2 की पावर 1 है, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो हाईएस्ट पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो इससे क्या होता है, इससे हमें वो टाइम मिलता है जो सबसे कॉमन टाइम है, ओके, जो सबसे कॉमन टाइम है। तो जो कॉमन टाइम हमारा निकला है वो निकला हुआ 36 मिनट्स। सो दोनों जो मिलेंगे, जब दोनों मिलेंगे तो वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे, ओके। अगर हम इस तरीके से भी देखें, तो 36 मिनट, ओके। सो सोनिया 18 मिनट में लगाती है 36 मिनट, तो सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, सोनिया क्या लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी, और रवि 36 डिवाइडेड बाय 12, रवि को 3 चक्कर लगेंगे। यानी सोनिया जब 2 चक्कर लगा चुकी होगी और रवि तीसरा चक्कर लगा रहा होगा, तब दोनों सेम पॉइंट में जब मिलेंगे, देन वो दोनों सेम पॉइंट में मिलेंगे, और उसके लिए टाइम कितना लगेगा, 36 मिनट्स लगेंगे। सो यही लॉजिक था, ओके। अगर एग्जाम्स में सवाल पलट करके भी आते हैं या किसी तरीके से भी अलग सिचुएशन आ जाती है और आपको उसमें ऐसा लगता है कि यार इसमें कॉमन फैक्टर्स का ही यूज़ होगा, तो आप डेफिनेटली इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। मतलब उसमें यही होगा कि कब कोई चीज़ फास्ट चली और बी चीज़ जो है, मान लो ए चीज़ इतनी स्पीड से चल रही है, बी स्पीड इतनी स्पीड से चल रही है, और कितनी देर बाद वो दोबारा उस पॉइंट पे मिलेंगे। कुछ ऐसे सवाल आ जाएँ या कुछ घड़ी वाले सवाल आ जाएँ, जैसे कि सुई इतनी स्पीड से चल रही है और दूसरी सुई इतनी स्पीड से चल रही है, तो वो दोबारा किस पॉइंट पे मिलेंगे। ऐसे कोई भी सवाल आ जाएँ तो ट्राई करना इसी तरीके से करने की। हालाँकि इसको करने के और भी कई मेथड्स होते हैं, बट क्योंकि मुझे इस चैप्टर में इसी मेथड का यूज़ करना था, तो दैट्स वाई मैंने आपको यही बताया। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और किसी भी तरीके की अगर मुझसे गलती हो गई हो कैलकुलेशंस वगैरह में, हालांकि चांसेस तो नहीं है, और कोई मिस्टेक अगर मैंने भूल चूक कर दी हो तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे कमेंट में करेक्शन कर सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यहाँ तक, यहाँ तक अगर आप डटे हुए हो, सो दैट्स मीन यू कैन डू इट। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब होगा क्या, होगा यही, हम लोग धीरे धीरे करके सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर मैं आपको सारे बेसिक्स क्लियर करवा दूंगा, एंड मैथ से आपको बिल्कुल भी डर लगना बंद हो जाएगा, कोई भी डर खत्म हो जाएगा। हाँ, सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितनी मतलब शिद्दत के साथ, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट होते जाओगे। सो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब टू मैथलॉजिक्स। सो 6 की पावर कुछ भी हम अगर रखेंगे तो यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही आएगा, ओके। सो अब हम नेक्स्ट सम पे पहुंचते हैं। सो
नेक्स्ट सम है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये सवाल इतना एग्जाम्स में आता नहीं है, चांसेस ही नहीं है कि आएंगे, क्योंकि सारा थ्योरी बेस्ड होगा, सारा आपको बस थ्योरी में ही मतलब लिखना होगा या कुछ ऐसा, है ना। सो ये सवाल मैं स्किप कर रहा हूँ। आपको स्कूल में भी शायद स्किप करवा दिया जाए या हो सकता है, बाकी वो आप अपने टीचर्स वगैरह से भी पूछ सकते हैं ये सम कैसे होगा। और सो जो 6 सम है वो हम नहीं करेंगे, ये मैं स्किप करवा रहा हूँ, आप अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ओके, सो और ये पेपर में आता ही नहीं है, मतलब अब तक जितने भी मतलब एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं पिछले सालों के, उसमें तो ऐसे सवाल आते ही नहीं हैं। ओके, सो हम 7th सम पे चलते हैं। तो 7th सम क्या कह रहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, ओके, ये सर्कुलर पाथ है। ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक कोई लड़की है सोनिया, ठीक है, सोनिया जो भी है वो एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लेती है। ओके, और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और एक रवि लड़का है वो 12 मिनट लेता है, वो 12 मिनट लेता है पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दी सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब दोनों सेम पॉइंट पे, ठीक है, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, हमको मतलब टाइम बताना है, ठीक है। इन हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे, ये बताना है। ओके, सो हमको टाइम दिया हुआ है 18 और 12, ठीक है। सो हम इन टाइम्स को तोड़ लेंगे फ्रैक्शंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे इन टाइम्स को। ओके, चलिए, तो 18 का जो फ्रैक्शन बनेगा और 12 का जो फ्रैक्शन बनेगा वो हम देख लेते हैं। 18 का हो गया, 12 का हो जाएगा आपका, ओके। 18 के फ्रैक्शन क्या हो गए अपने पास, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फ्रैक्शन क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब हम इसमें निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, दोनों निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। वैसे हमने अगर हमने ये फाइंड करना है कि वो किस पॉइंट पे आकर दोबारा मिलेंगे कितने मिनट के बाद, तो हमको इसमें निकालना होगा एलसीएम निकालना होगा बेसिकली। वो एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ एलसीएम ही क्यों निकालने के लिए बोला गया, पहले निकाल लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 2 और कुछ मैच हो रहा है, ये 3 और ये 3 मैच हो गया। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, ये 2 2 मिलके 2 आ गया और ये 3 3 मिलके 3 आ गया। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 6, जितने मिल सकते हैं उतने मिला लेने हैं। ओके, अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम जो है वो आया है अपने पास, एलसीएम जो आया है वो आया है, एक तो ये 6 आ जाएगा, ये 6, मतलब एचसीएफ तो हमने रखना ही रखना है, बचे हुए दोनों रख लेने हैं हमने। बचे हुए कौन से हैं, ये 3 बचा है और ये 2 बचा है, 36 आ गया, यानी 36 मिनट्स के बाद वो सेम पॉइंट पे मीट होंगे। ओके, अब मैं लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या है। सो लॉजिक कुछ ऐसा है कि रवि और सोनिया जो हैं वो सेम पॉइंट पे तब मिलेंगे जब उनका जो सबसे कम टाइम जो है, मतलब उनका जो सबसे कॉमन टाइम है सबसे कम वाला, ओके, वो मैच हो जाएगा। तो एचसीएफ जो है वो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ गया, तो एचसीएफ का कोई काम नहीं है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है सभी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम क्या होता है, सभी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। 3 और 3 मैच हो गया था, 2 और 2 मैच हो गया था, चलो वो तो एचसीएफ आ ही गया, ठीक है। लेकिन 3 और 2 जो अकेले रह गए हैं वो भी तो, उनकी पावर भी तो 1 1 है, उनकी मैक्सिमम पावर तो 1 और 1 है ही। ओके, तो सभी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इस सम का लॉजिक कुछ इस तरीके से कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करेगी और रवि 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो जल्दी कौन चक्कर कंप्लीट करेगा, सोनिया ही करेगी, क्योंकि वो 18 मिनट में करती है चक्कर को कंप्लीट, पूरे एक राउंड को। सो बात ये है कि जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक्चुअली जितने भी हमारे नंबर्स हैं ना उनकी जो मैक्सिमम पावर है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अगर हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं दोनों का और उनमें हम जैसे 2 और 2 मैच हो गया तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 और 3 मैच हो गया तो 3 की पावर 3 हो गया, वो सब तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। बाकी जो छोटे बचे हुए नंबर जिनकी पावर सिंगल है, जैसे 3 की पावर 1 है, इस वाले 3 की पावर 1 है, इस वाले 2 की पावर 1 है, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो हाईएस्ट पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इससे क्या होता है, इससे हमें वो टाइम मिलता है जो सबसे कॉमन टाइम है। ओके, जो सबसे कॉमन टाइम है, तो जो कॉमन
जो कॉमन टाइम हमारा निकला है वो निकला हुआ 36 मिनट्स। सो दोनों जो मिलेंगे, जब दोनों मिलेंगे तो वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ओके, अगर हम इस तरीके से भी देखें तो 36 मिनट। ओके, सो सोनिया 18 मिनट में लगाती है 36 मिनट, तो सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, सोनिया क्या लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी। और रवि 36 डिवाइडेड बाय 12, रवि को 3 चक्कर लगेंगे। यानी सोनिया जब 2 चक्कर लगा चुकी होगी और रवि तीसरा चक्कर लगा रहा होगा, तब दोनों सेम पॉइंट में जब मिलेंगे, देन वो दोनों सेम पॉइंट में मिलेंगे और उसके लिए टाइम कितना लगेगा, 36 मिनट्स लगेंगे। सो यही लॉजिक था। ओके, अगर एग्ज़ाम्स में सवाल पलट करके भी आते हैं या किसी तरीके से भी अलग सिचुएशन आ जाती है और आपको उसमें ऐसा लगता है कि यार इसमें कॉमन फैक्टर्स का ही यूज़ होगा, तो आप डेफिनेटली इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। मतलब उसमें यही होगा कि कब कोई चीज़ फास्ट चली और बी चीज़ जो है, मान लो ए चीज़ इतनी स्पीड से चल रही है, बी स्पीड इतनी स्पीड से चल रही है और कितनी देर बाद वो दोबारा उस पॉइंट पे मिलेंगे। कुछ ऐसे सवाल आ जाएँ या कुछ घड़ी वाले सवाल आ जाएँ, जैसे कि सुई इतनी स्पीड से चल रही है और दूसरी सुई इतनी स्पीड से चल रही है, तो वो दोबारा किस पॉइंट पे मिलेंगे। ऐसे कोई भी सवाल आ जाएँ तो ट्राई करना इसी तरीके से करने की। हालाँकि इसको करने के और भी कई मेथड्स होते हैं, बट क्योंकि मुझे इस चैप्टर में इसी मेथड का यूज़ करना था, तो दैट्स वाई मैंने आपको यही बताया। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और किसी भी तरीके की अगर मुझसे गलती हो गई हो कैलकुलेशंस वगैरह में, हालांकि चांसेस तो नहीं है, और कोई मिस्टेक अगर मैंने भूल चूक कर दी हो तो उसके लिए सॉरी। आप मुझे कमेंट में करेक्शन कर सकते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यहाँ तक। यहाँ तक अगर आप डटे हुए हो, सो दैट्स मीन यू कैन डू इट। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब होगा क्या, होगा यही, हम लोग धीरे धीरे करके सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे और फिर मैं आपको सारे बेसिक्स क्लियर करवा दूंगा एंड मैथ से आपको बिल्कुल भी डर लगना बंद हो जाएगा, कोई भी डर खत्म हो जाएगा। हाँ, सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितनी मतलब शिद्दत के साथ, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट होते जाओगे। सो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब टू मैथोलॉजिक्स।